तो कॉलम पे घर बनता है ना, कॉलम सदैव ऐसे होता है, वर्टिकली जाता है ऐसे ऊपर की ओर। तो जो ऐसे जाएगा उसे बोलेंगे हम कॉलम। हेलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 पॉइंट मतलब कि चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो चुका था। तो जो आगे स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा आव्यूह। ठीक है, और आव्यूह को बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकायदा आप देख ही सकते हैं। ठीक, मतलब इस पे जो है ना, ऐसे ऐसे आव्यूह प्रकार है जो तुमने अभी मतलब कि पढ़े ही नहीं होंगे। वो त्रिभुज ढूंढने के लिए बाकायदा मतलब कि अच्छी इस पे मेहनत करके बनाई गई पीपीटी। तो बात करते हैं सबसे पहली बात तो ये आव्यूह की। तो सबसे पहली बात करेंगे मैट्रिसेस आव्यूह। जो है ना, आखिर आव्यूह यही कहां से आया है। सबसे पहले एक थे हमारे आव्यूह शब्द का जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम जे जे सिलेस्टर ने किया। किसने किया था? जे जे सिलेस्टर ने केवल आव्यूह शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसको विधिवत प्रयोग नहीं कर पाए थे। विधिवत प्रयोग नहीं कर पाए थे, उसके लिए एक दूसरे गणितज्ञ आए, वो थे आर्थर कैले। आर्थर कैले लिख देते हैं, इसका विधिवत प्रयोग किया था आर्थर कैले ने। 1858 में किया था इसका प्रयोग, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था 1850 में। ठीक है, ये तो हो गई इसके इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात। क्योंकि थोड़ा बहुत हिस्ट्री बारे में पता होना चाहिए, फिर कैसे क्या हो रहा है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं इसको पढ़ने से पहले कि आखिर ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इसका व्यवहारिक उपयोग कहाँ पे है। व्यवहारिक उपयोग मतलब कि इसे जनरल जिंदगी में कहाँ उपयोग होता है, इसका मतलब ये होता है व्यवहारिक उपयोग। ठीक, तो तुम लोगों ने देखा होगा कभी भी, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये रहे हमारे प्यारे छात्र जो ऐसे बैठे होते हैं। ये हो गए कालम वाले। कुछ छात्र देखो ऐसे बैठे होते हैं पंक्तियों में, ठीक है, और कालमों में ऐसे बैठे होते हैं। और ट्रेनों में देखो भी ऐसे इंसान बैठे होते हैं, ऐसे पंक्तियों में, आगे पिछली पंक्ति में, ऐसे कालमों में। तो जो ये अरेंजमेंट होता है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। लेकिन इसका देख रहे हो प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, ट्रेनों में हो रहा है, एग्जाम हॉल्स में हो रहा है। ठीक, और यहां तक के तुम लोग पता कहां इस्तेमाल करते हो, जब तुम कभी मान लिया तुम्हें मम्मी या घर पे कोई भी कहता है कि जाके राशन लेके आओ, कुछ भी लेने को कहते हैं, तो क्या लिखते हो? तुम्हें तो लिखते हो, जैसे मान लिया लेना है नमक। ठीक, तो नमक की तुम क्या लेके आते हो? नमक की एक पैकेट लेके आते हो ऐसे, है ना। और उसका तुम हम मानो तो 20 रुपए लिख लेते हो ऐसे। ठीक, दाल लेके इसे आए 1 kg, उसके मान लिया तुमने 100 रुपया लिख लिया। ठीक, और इससे मान लिया जब क्या लेके आए, शक्कर ले आए। ठीक, ये मान लिया जाए 1 kg ले आए, जो 41 रुपए 42 रुपए जो चल रही हो वो निकाले। लेकिन अब देखोगे यहाँ पे, तुमने भी इसको देखो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, और इसको ऐसे ऐसे लिखा। मतलब कि तुमको पता ही लगा, तुमने एक पैकेट 1 किलो 20 रुपए, 100 रुपया 42 रुपए। अगर इसको तुम कैसे कोष्ठक में लिख दो ना, देखो एक आव्यूह बन चुका है। क्या बन चुका है? एक आव्यूह बन चुका है। मतलब कि हम बिल में यूज कर रहे होते हैं, कौन किसी कितने रुपए में चीज आ रही है ना। तो इस तरह से हम व्यवहारिक उपयोग का प्रयोग हम करते रहते हैं। तो चलो लिख देते हैं कहाँ पे पहला यूज किया जा सकता है, रेलवे रिजर्वेशन सीट में। रिजर्वेशन क्या जनरल भी होता है, लेकिन वहां पे एक अलॉटमेंट नंबर बढ़िया मिलता है। सीटों में होता है, रेलवे में होता है ना। और कहाँ पे इसका उपयोग मिलता है? एग्जाम हॉल में। किस रूम में? सीटिंग प्लानिंग जो की जाती है नहीं, जैसे बच्चे बैठते हैं। और बिल में किया जाता है, जब कोई भी बिल बनवाते हो ना, उसमें किया जाता है। अब यहां से स्टार्ट होगा कि आखिर आव्यूह क्या है। क्या है आव्यूह? क्या होता है आव्यूह? कुछ नहीं होता, मान लो तुम्हारे पास कोई डाटा लिखा हो, उसको आयत रूप में लिख दो। कोई भी तुम्हारे पास डाटा दिया गया, उसको आयताकार में लिखने को ही कहते हैं आव्यूह। ठीक, क्या कहते हैं? आव्यूह। जैसे मान लिया जब हमने क्या कहा, फिर से सोचो। जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि 2 किलो शक्कर 100 रुपया, 3 किलो दाल 300 रुपया। ठीक, अब तुमने ये डाटा को लिखा, तुमने क्या किया, इसको एक आयताकार साड़ी पंक्तियों और कालमों में लिख दो। पंक्तियों और कालमों में लिख दोगे तो उससे बोल देंगे हम आयु। मतलब तुम्हारे पास कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कालम हैं, और उनको तुमको मतलब तुम्हें कुछ पंक्तियां और कुछ कालमों के रूप में तुमने लिख दिया डाटा, उससे बोल देंगे आयु। समझ गए ना? पंक्तियों के एम बोल देंगे, और
जो कॉलम होंगे मतलब स्तंभ होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज पहले यही देख लेते हैं, क्योंकि बार बार पंक्ति कॉलम आ रहा है। क्या होता है पंक्ति? पंक्ति जो होता है, ठीक है, जो ऐसे लिखे होंगे डाटे, क्षैतिज पंक्ति में लिखे हो तत्वों को पंक्ति तत्व कहेंगे। तत्वों की क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, जो ऐसे लिखी होगी। और जो ऐसे लिखी होगी इन्हें क्या बोल देंगे, इन्हें बोल देंगे स्तंभ। इन्हें बोलेंगे क्या, पंक्ति 1 है। ये कौन सी पंक्ति है, पंक्ति 2 है। ये क्या है, ये स्तंभ 1, ये क्या, स्तंभ 2। अब पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1। ठीक, ये क्या लिख सकते हैं, R2। स्तंभ को कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2। यहाँ R1 R2 C1 C2 को चिन्हित करके समझाइए, समझा दिए, या समझ गए। ये होता है स्तंभ, जैसे वर्टिकल हो गए। अब भूल जाओगे ठीक कि सर पंक्ति कौन होती है, स्तंभ कौन होता है। स्तंभ मतलब होता है खंभा, पता नहीं बता, या फिर स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। अब तुम लोगों ने कभी घर पे देखा होगा कॉलम, जो कॉलम पे घर बनता है ना, कॉलम सदैव ऐसे होता है, वर्टिकली जाता है ऐसे ऊपर की ओर। तो जो ऐसे जाएगा उसे बोलेंगे हम कॉलम यानी स्तंभ। ठीक, बचा कैसे, पंक्ति हो जाएगी। हरी बात समझे। अब देखो, मान लिया जाए, क्या करना है तुमको, अब mn संख्याओं को, mn संख्याओं को m पंक्तियों में तथा n स्तंभ हो तो उसे क्या कर दो, आयताकार सारणी के व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते मतलब क्या है, m पंक्तियां हो गई, n कॉलम हो गए। m पंक्तियां n कॉलम हो जाएंगी, उनको अगर तुम एक आयताकार सारणी में से लिख दो तो वो बन जाता हमारा आव्यूह। सिंपल सी बात। जैसे मान लिया जाए यहां पे हमने क्या किया, 2 3 5 4 1 8 लिख दिया। देखो हमने कुछ भी डाटा लिखो, तुम 2 का 2 लिखो, जरूरी थोड़ी 3। ये क्या बन गया, ये बन गया एक आव्यूह। क्या बन गया, एक आव्यूह, जिसमें कुछ पंक्तियां हैं और कुछ कॉलम। मतलब पंक्तियों और स्तंभों को आयताकार में लिख देने को ही क्या बोलेंगे हम, आव्यूह कहते हैं। समझ गए। अब देखो एक चीज और लिख लो, आव्यूह को ठीक कैपिटल, किससे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो आव्यूह लिखेंगे ना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर, ऐसा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। समझ गए। अब तो आव्यूह की बात कर लिया सर, अब ये कोष्ठक की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोष्ठक के क्या होता है, कोष्ठक को आयताकार सारणी के रूप में लिखने के लिए ही कोष्ठक का प्रयोग किया है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे अंदर की, ये कि आखिर ये क्या है। ठीक है, देखो जैसे मान लिया कोई आव्यूह लिखा होता है, ये लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6, तो आखिर ये क्या है, इन्हें क्या बोलेंगे, तो इन्हें ही बोलते हैं आव्यूह के अवयव। मतलब कि क्या, अगर ये ना होते तो क्या आव्यूह बनता, अगर ये ना होते आव्यूह बनता, आव्यूह बिल्कुल ना बनता सर। मतलब यही तो है जो आव्यूह को बना रहे हैं, मतलब यही तो है जो आव्यूह को बना रहे थे। सिंपल सिंपल क्या बोलते हैं, इनकी 2 3 परिभाषा बोल सकते हो, क्योंकि एक एक्चुअली डिफिनेशन थोड़ी ना बोली जाए, क्योंकि समझाने का तरीका होता। ठीक, आव्यूह के अंदर लिखी हुई संख्याओं को अव्यय कहते हैं, या जिन संख्याओं से, जिन संख्याओं से आव्यूह का निर्माण हुआ है या बना है, ठीक, उन संख्याओं को, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, आव्यूह के अव्यय कहलाते हैं।
सिंपल सी बात। अब देखो, अब अगली हेडिंग होनी चाहिए अवयव के अव्यय का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन कौन किससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखना, अब यहां पे एक चीज अच्छे समझने की कोशिश करना, नहीं है, देखो, जैसे मान लिया जाए कोई अवयव लिखा है यहां पे, है ना, तो एक संख्या हम यहां लिख सकते हैं, एक संख्या यहां लिख सकते हैं, एक संख्या यहां लिख सकते हैं, एक यहां लिख सकते हैं, एक यहां लिख, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका निरूपण कैसे होगा कि सर यहाँ पे जो संख्या ना उसका नाम क्या बताए, उसका नाम तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये चीज यहाँ पे देखो, मान लिया जाए अभी ये है यहां पर का एक एलिमेंट, एक एलिमेंट यहां लिखा जाएगा, एक एलिमेंट यहां लिखा जाएगा, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां पर और एक एलिमेंट यहां पर। अब सुनना ध्यान से, ये देखो, थोड़ा तुम सा भाई साहब ऐसे आओ, अगर इनको देखो ना तो ये पंक्ति में भी है और यही पहली कॉलम में भी है, मतलब कि कह सकते हो पहली पंक्ति का पहले कॉलम का वह है, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, मतलब अवयव के अवयव प्रदर्शित करने के लिए हमको ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी सर जिसमें पंक्ति का भी जिक्र हो रहा हो और कॉलम का भी जिक्र हो रहा, तभी तो पता लगेगा ना कि जो ये एलिमेंट है ये पहली पंक्ति पहले कॉलम को हो, ये पंक्ति से होगा दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का है, तो इनको बताना पड़ेगा ना। तो प्रदर्शित करने के लिए पता क्या लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। वो भी कैसे, ऐसे ए आई जे के रूप का। आई जे क्या है, आई तुमको बता रहा होगा पंक्ति, क्या बताएगा, पंक्ति, कौन सी पंक्ति है, जे बता रहा होगा कॉलम, कॉलम मतलब कि स्तंभ, ठीक। क्या बता रहा होगा, आई बता रहा होगा पंक्ति, जे बता रहा होगा स्तंभ। अब जैसे यहां पे हमने क्या लिख दिया, जैसे लिख दिया सर, यहां पे आई की जगह वन, जे की जगह वन रख दो, तो क्या हो जाएगा, अगर आई वन वन हो जाएगा, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। अगर मान लिया यहां पर रख दे वन टू, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, अगर मान लिया जाए ऐसे लिखते, पहली पंक्ति पहला कॉलम, यहां पे क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम का, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का, पहली पंक्ति हो गया इसे पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति हो गई दूसरा कॉलम हो गया, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम का, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम का, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम का, तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम का, तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम का, तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम का। इसको ऐसे लिख दो तो बन गया अवयव, क्या बन जाएगा, अवयव। इसका मतलब सर, तो ये क्या बन गया, अभी बन गया। इसका मतलब सर यहाँ पे कौन कौन सा होता है, यहाँ पहली पंक्ति का पहला कॉलम, ये दूसरी पंक्ति है मतलब पहली पंक्ति है दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम। इस तरह से अवयव के अव्यय का रिप्रेजेंटेशन होता है जो अंदर लिखे होते हैं, है ना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो चुका है, अवयव की कोटि क्या होती है, इंपॉर्टेंट, इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अवयव की कोटि क्या होती है, किस क्रम का है, क्रम पूछ दे या कोटि पूछ दे, दोनों सेम ही चीज होती है कि क्रम या किसे कोटि किसे कहते हैं, ठीक है। क्रम कोटि किसे कहते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लिया हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ए बराबर एक दो तीन चार पांच छ, है ना, तो इसको तुम बताओ इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति को हम एम लिख सकते हैं, ठीक। और स्तंभ कितने हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसे एग्जाम्पल लिखा जाए, दो चार छ आठ, इसमें बताओ एम कितने हैं,
n कितनी है, जिससे अगला लिख दिया जाए 6 7 8 9 8 9 10 7 3 5 4 1 मतलब 2, ये लिख दिया जाए। इसमें तुम बताओ m कितने हैं, n कितने हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे सर, पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो इसमें पंक्ति कितनी, 2। स्तंभ कितने, एक दो तीन, 3 स्तंभ है। ठीक, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक दो, स्तंभ कितने हैं, एक दो, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक दो और ये तीन, 3 पंक्तियां होंगी। स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन 4 स्तंभ, निकालिया। अब कोटि या क्रम कैसे लिखेंगे, यदि आयु में m पंक्ति या n स्तंभ हो तो कोटि लिखने के लिए तुमको ऐसे यूज करना पड़ेगा, क्या लिखो, m इंटू n लिख दो, तो उसे बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। आप बात करेंगे अगर इसकी कोटि बात की जाए तो कोटि कितनी हो जाएगी, पहले m लिखो इंटू 3, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी, कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति 2 कॉलम, है ना। इसकी कितनी कोटि हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3 पंक्ति 4 कॉलम, है ना। मतलब पंक्तियों की संख्या पहले लिखेंगे, कॉलमों की संख्या पीछे लिख देंगे तो बन जाएगी कोटि, सिंपल सी बात। ठीक, अब बात करेंगे कि सर कोटि तो लिखना आ गया, अब लेकिन अव्यय कितने हैं उसके अंदर, अव्यय की संख्या कैसे निकालना बहुत आसान, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अच्छा गिनोगे, कब तक गिनोगे ना। अब एक चीज देखो, तुमने जो कोटि लिखी थी ना, इस क्रम में 2 इंटू 3, इनको गुणा करा दो ना तब भी 6 आ रहा है। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 है, तुमने जो कोटि लिखी थी ना m इंटू एन, इनका गुणा करा दो 4 आ जाएगा। कोटि क्या लिखी, 4 3 12, तो 12 होंगे, क्या होंगे 12। मतलब कोटियों की संख्या कितनी होती है, m इंटू एन, कोट मतलब सॉरी अवयव की संख्या कितनी होती है, m इंटू एन, m इंटू एन। नहीं दिख रहा होगा ना, फिर से लिख देते हैं। अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयव संख्या को निकालनी है, कुछ ना करो एम एन कर दो, m का गुणा n से कर दो, तो तुमको पता लग जाएगा उसके अंदर कितने तत्व हैं। आए बात समझ, देखो अब कोटि लिखते टाइम बच्चों को ये तो पता लग जाता है कि जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एल देख आ गया है 2 3 5 6 7 8 9 4 3, पूछता है पेपर में कोटि या पूछ ले क्रम बताइए, तो पता क्या होता है, बच्चे गिन तो लेते हैं कि सर पंक्ति कितनी है, पंक्ति 1 2 3 है, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 है। थोड़ा चेंज कर लेते नहीं तो डाउट ही का रहेगा, 4 6 8, सर स्तंभ कितने 4 है, 1 2 3 4, स्तंभ कितने 4, तो इसकी कोटि कैसे लिखेंगे। अब कोटि लिखते टाइम ना बच्चे भूल जाते हैं, सर पहले 4 लिखना है, पहले 3 लिखना है, कि पहले 3 लिखना है कि पहले 4 लिखना है ना, ये याद रख लो। तो याद रखो कोटि क्या होती है, कोटि सीधा m इंटू एन होती है, कोटि क्या होती है, m इंटू एन होती है। अब कहोगे सर ये तो हमको भी पता है ना, m n, पहले m लिखने फिर n लिखना है। ठीक, देखो क्या करो, पहले पंक्ति फिर कॉलम लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, पहले m फिर n लिखते हैं। अब यही नहीं याद रखता है कि हमको पहले पंक्ति लिखना है कॉलम लिखना है, पहले कॉलम लिखना है फिर पंक्ति लिखना है। तो तुमको क्या करना है, सब सिंपल सी बात। अब देखो कॉलम मतलब कि स्तंभ, ये तो पहले m आता है पहले n आता है, एबीसीडी में पहले m आता है, तो पहले तुमको सदैव क्या लिखना होगा, पहले तुमको सदैव पहले m लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, n लिखना होगा। अब तो लिख लोगे ना कि पहले सर m को लिखना है बाद में n को लिखना है। अब ये भी भूल जाओगे क्या कि m पंक्ति है n स्तंभ है, अरे यार याद रख लो, पहले पतंग आती है तो पहले सास कौन आता है, पहले पाएगी, तो पहले पंक्ति होती है बाद में सा आता है, तो बाद में क्या होता है
बाद में स्तंभ होता है। पहले पी आती है, बाद में एस आता है, ऐसे याद कर लो। तो पहले पंक्ति लिखेंगे, बाद में स्तंभ लिखेंगे, पहले पंक्ति लिखेंगे, बाद में स्तंभ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 3 into 4। तो कोटि सदैव यहाँ छोटा सा लिखा होता है ऐसे, जैसे ए लिखा जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ क्या लिखोगे? 2 into 2 कोटि का है, लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, अब पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब क्या है? पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। देखो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो? केवल एक पंक्ति हो, उसे कहते हैं हम पंक्ति आव्यूह। जैसे ये लिख दिया जाए ए बराबर 1 2 0। तो पंक्ति तो एक ही है, कॉलम की बात नहीं कर रहे हम। पंक्ति एक है कि नहीं है? एक से पंक्ति एक है, तो बस एक पंक्ति, तो उसे बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या हो? केवल एक स्तंभ हो। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम? स्तंभ आव्यूह। पंक्ति का मतलब नहीं, इसमें स्तंभ एक होना चाहिए बस। वर्ग आव्यूह क्या होगा? जिसमें जितने पंक्तियां हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। वर्ग आव्यूह का ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ठीक, स्तंभों की संख्या के संख्या कैसी हो? समान हो। क्या हो? समान हो। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर जो दो पंक्तियां हैं तो दो कॉलम होने चाहिए। अगर जो दो पंक्तियां हैं तो दो ही कॉलम होने चाहिए। दो पंक्ति देखो, दो कॉलम हो गए ऐसे, दो पंक्तियां देखो ऐसे हो गई। दो पंक्ति हो, दो कॉलम हो। क्या हो? दो पंक्ति हो और दो कॉलम अगर जो हैं तो उसे हम बोलेंगे हम वर्ग आव्यूह। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोटि की। किसकी? कोटि की बात कर लेते हैं कि पंक्ति आव्यूह की कोटि कितनी होगी, स्तंभ आव्यूह की कोटि कितनी होगी, इनकी कोटियां कितनी होंगी, ये नहीं लिखा होता। देखो हम जानते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी आव्यूह की कोटि जो होती ना, वो m×n क्रम की होती, ऐसे लिखी जाती है। अब इसी को बेस बना लो, m पंक्ति होती है तो पंक्ति कितनी होनी चाहिए? पंक्ति तो एक होनी चाहिए। तो पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक। पंक्ति हो गई कितनी? एक। और कॉलम, कॉलम कितने भी लिखो उससे क्या मतलब, कॉलम n हो सकते, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो इसमें बात की जाए इसकी कोटि, तुमको पता है पंक्तियों की संख्या नहीं, इसमें कॉलमों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक। कॉलमों की संख्या एक होनी चाहिए, पंक्ति कितनी भी कर सकते हो। तो कोटि m×1 क्रम की हो जाएगी इसकी। इसमें क्या होता है? इसमें तो बराबर होता है, इसमें m बराबर होता है n के। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एमसीक्यू में कि वर्ग आव्यूह में कौन सा सही होता है। नेक्स्ट देखो, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कोई आव्यूह नहीं होता है, लेकिन मुख्य विकर्ण की एक चीज होती है कि ये आगे वाले आव्यूह के प्रकार को डिफाइन करता है। वो कैसे? देखो, जैसे मान लें फॉर एग्जाम्पल हम एक आव्यूह लिख रहे हैं, ए बराबर 2 4 6 8 7 5 3 9 4। अच्छा साथ में लिख देना ये 3×3 कोटि का है। किस कोटि का है? 3×3, क्यों? तीन पंक्ति तीन कॉलम। अब यहां पे देखो, ये जो तुम्हारा होगा ये वाला, इसे बोलेंगे हम मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। परिभाषा लिख दे, क्या होता है देखो, किसी
आव्यूह के बाएं सिरे के सबसे ऊपरी अवयव तथा दाएं सिरे के सबसे निचले अवयव को मिलाने से बना विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, बस पता है ये क्या होता है, मुख्य विकर्ण। सिंपल सी बात। अब इसके बगल में विकर्ण अवयव क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझना। विकर्ण अवयव कहता है कि हमारे जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, उनको कुछ भी रख लो, बाकी सबको क्या कर दो, बाकी सबको जीरो कर दो, बाकी सबको जीरो कर दो। तो विकर्ण अवयव क्या कहता है कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के, ठीक, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो इसे विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब मुख्य विकर्ण को कुछ भी लिख दो, बाकी सबको जीरो कर दो। नेक्स्ट देखो, ये विकर्ण अवयव है जिसके, ये विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण है इनको। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर, अगर जो 2 5 6 लिखे हो, अगर जो सब में सेम लिख दे, 2 2 2 2, तो विकर्ण अवयव ही को अगर तुम 2 5 6 की जगह क्या करो, देखो हम लिख रहे हैं, अगर जो 2 5 नहीं लिखा था, 2 0 0 0 5 0 0 0 6, ये था विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव में क्या करो सर, जो आप विकर्ण अवयव लिख रहे हैं इसमें ये वाला 2 2 लिख दो, तो ये बन जाएगा अदिश अवयव। क्या बन जाएगा, अदिश अवयव, मतलब कि ऐसा विकर्ण अवयव है, विकर्ण ही अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो। कैसे हो, एक समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। बस सुन ले, बस एक समान कर दे, अलग अलग है तो उससे हम बोल देंगे कौन सा, विकर्ण अवयव। एक समान कर दिया तो उसे बोल देंगे अदिश अवयव। ठीक। अच्छा, को तत्समक अवयव की बात की जाए तो सर, अगर जो हम यहाँ पे 2 2 जो है उसकी जगह पे हम 1 1 लिख दे, क्या करना है विकर्ण अवयव ही, लेकिन सब जगह मुख्य विकर्ण 1 1 है। क्या है, 1 है। तो ऐसा विकर्ण अवयव, ठीक, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, क्या हो, एक हो, उसे तत्समक अवयव या इकाई अवयव, कौन सा, इकाई अवयव कहते हैं। ठीक, इसे इकाई अवयव भी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखना है इसमें, ठीक, कि इससे हम पता, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
आई या आई लिख दो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस सवाल में बहुत हो जाएगा सर। अगर जो कहीं पर I2 लिखा है तो इसका मतलब तुमको 2 × 2 का भी लेना है। कैसे लेना है, I बराबर 1001 लिख के चलना है। अगर I3 लिखा है तो इसका मतलब कि 3 कोटि का लेना है, 1001000001। ये मतलब होता है IN 2 3 4 कोटि का कहता है यहाँ पे। ठीक है, कि किस क्रम का तुमको अभी लेना है। नेक्स्ट, शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो। क्या हो, सारे अवयव शून्य हो। सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक, कैसे, जैसे ये 0 0 0 0 0, इसे ठीक ओ से प्रदर्शित करते करते हैं। जहां पे ये लिखा होगा मतलब कि तुमको वहां पे 0 0 0 अवयव लिखना है। अब ये कुछ जो जो कुछ अवयव ने थोड़े से एक्स्ट्रा टाइप, अलग टाइप के हर क्लास में मिलते हैं। ऊपर त्रिभुज अवयव क्या होता है, ऊपरी त्रिभुज अवयव देखना इसको। एग्जाम्पल लिखो पहले सर। हम 3 × 3 का लिखते हैं। 1 2 5 3 7 8 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो मुख्य विकर्ण था, जो मुख्य विकर्ण था, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक, तो गिनतियां थी लेकिन नीचे सारे शून्य थे। इसका मतलब इससे क्या बोलेंगे हम, ऐसा अवयव, ठीक, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, तो उसे ऊपर त्रिभुज अवयव कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे जैसे इसका उल्टा कर देंगे कि 1 0 0 2 8 0 5 7 6। इसमें क्या होगा, मुख्य विकर्ण को छोड़कर ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव कैसे होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट, क्षैतिज अवयव क्या होता है। देखो, क्षैतिज अवयव मतलब कि एक अवयव जो ऐसे बना हो और ऊर्ध्वाधर अवयव जो ऐसे बना हो। अब इसमें क्या होगा, देखो 2 3 5 ऐसा लिखा, 7 8 9 ऐसा लिखा। तो ये देखोगे ना, ये अवयव ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो इसे बोलेंगे हम, एक और देखो एग्जांपल इसका, देखो यहाँ पे 2 3 7 8 5 9। अब ये अभी देखोगे ना, ये अब ऐसे बना हुआ है ना, तो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव बोलेंगे, इसे क्षैतिज अवयव बोलेंगे। लेकिन लिखेंगे सर कैसे, इसमें जो है ना ये ऐसे लंबा होगा। ऐसे लंबा होने मतलब कि इसमें पंक्ति कितनी होंगी, 1 2 3, मतलब पंक्ति 2 है, सॉरी सॉरी, कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। पंक्ति कितनी है, 1 2, पंक्ति 2 है, कॉलम 3 है। ठीक, तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या जो होगी, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों संख्या मतलब कि m से ज्यादा कॉलमों की संख्या होगी। पंक्तियों से ज्यादा कॉलमों की संख्या होगी। इसमें क्या होगा, ऐसे लंबा करना है तो तुमको पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, कॉलम 1 कॉलम 2। इसमें स्तंभ 2 है, पंक्ति ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, स्तंभों की संख्या कम होती है, तभी तो ऐसे लंबा बनेगा। ये हो गया ऊर्ध्वाधर अवयव। अवयव के टाइप खत्म होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अवयव की समानता। इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके आधार पर अज्ञात राशि x y
जेड के मान निकालने का एक प्रश्न पक्का आता है, दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे लिखा है, दिखे दे रहे प्रश्न। ठीक, एक्स की या तो वाई की या तो जेड का मान निकालने का आता है। अब ये होता क्या है कि सर दो अवयव ए और बी समान तभी होंगे जब दोनों अवयव की कोटि ऑर्डर समान होना। देखो जिसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ए अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बी लिखा हुआ है 1 2, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये है 2 इंटू 2 क्रम का, ये है कितना 1 इंटू 2 क्रम का, तो ये इसके बराबर कैसे? चलो मान ले 1 1 के बराबर हो गया, 2 2 के बराबर, 3 किसके बराबर? 3 वाला था ही नहीं। मतलब कि दोनों अवयव की कोटि कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि कैसी हो? समान होनी चाहिए। और दूसरी उनके संगत एलिमेंट समान होने चाहिए। मतलब कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से, क्या लिखेंगे? ए बराबर 2 6 एक्स 8, यहां क्या हो जाएगा? वाई 6, ठीक, 2 8। देखो बीच में क्या लगा है? बराबर लिखा हुआ। क्या लगा हुआ? इसको पहले लिखे, ये हटा दो, बराबर लिखा हुआ है। इसके क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। अब तुमको पता है संगत अवयव समान तभी हो, ये समान है ना, समान तभी होता है जब ये इसके बराबर हो चाहिए। तो वाई बराबर कितना हो गया? 2, 6 6 के बराबर, ये है बराबर, एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। तो एक्स बराबर किसके हो गया है? 2 के। तो बस आंसर आ गया। यहां से एक्स और वाई की मान निकालने में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाती, कोई दिक्कत बात नहीं। अब देखो यहाँ आया है क्वेश्चन, अवयव का निर्माण कैसे करेंगे? अच्छा, अवयव का निर्माण तभी होगा जब उसके अंदर के एलिमेंट मतलब कि अवयव पता हो कि A11 कितना है, A12 कितना है, A13 कितना है, A21 कितना है। अगर ये हमको पता होंगे तो बस उनको आयताकार सारणी में लिख देंगे, अवयव बन जाएगा। यही तो अवयव की परिभाषा होती है कि हमको अगर जो मान लिया जाए mn संख्या पता हो, है ना, उनके एलिमेंट पता हो, तो उसको आयताकार सारणी में लिखने को अवयव कह देते हैं। अब देखो आई क्या होता है? आई जो है ना वो पंक्ति को दर्शाता है। जैसे मान लिया हमको लिखा A11, तो ये होता है आई, ये होता है जे, तो ये क्या होता है? ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव है। क्या है? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ का है। तो यहां लिखना है, देखो हमको 2 इंटू 2 क्रम का अवयव, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव लिखना है। तो 2 इंटू 2 क्रम का अवयव क्या होता है? देखो 2 इंटू 2 में 2 कॉलम होंगे और 2 ही पंक्तियां होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो अगर हमको A11 पता हो, A12 पता हो, तो आई की जगह 1 रखो, जी की जगह 1 रखो, क्या निकलेगा? A11 1 प्लस 1 बटे 2। A11 कितना आ जाएगा? 2 1 2 मतलब 1 आ जाएगा। ओके। A12 कितना होगा? आई की जगह पे 1 रखो, जे की जगह पे 2 रखो, बटे 2। तो A12 निकलेगा 2 1 3 बटे 2, A12 निकल आया। A21 निकाल लो। A21 कितना होगा? आई रखो 2, है ना, जे रखो 1 2 1 3 बटे 2, 3 बटे 2। अगर A22 रखो, आई रखो 2, जे रखो 2, 2 2 प्लस 4 बटे 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका अवयव बना दो। क्या बना दो? अवयव। ठीक, कितना कितना हो जाएगा? पहले A11 रख दिया, फिर A12 रख दिया, ठीक, फिर A21, 21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 बटे 2 रख दिया, और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम रख दिया। तो यहां भी रख सकते थे, ये बन गया। आप ऐसे रचना कर सकते, ये तुम्हारे लिए वर्क है। ठीक, ऐसे आप भी रचना करते हैं। सबसे पहली बात चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो यार पता वीडियो आएगा गायब हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगे कब आया था। ठीक, पूरी मैथ को पढ़नी, कंप्लीट मैथ पढ़ा देंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।